नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं दूर होगी खटास। भारत और नेपाल ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भौगोलिक दृष्टि से भले अलग दिखते हों, लेकिन दोनों की संस्कृति, सभ्यता और राजनीतिक रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं। नेपाल में हाल ही में बदले राजनीतिक परिदृश्य की वजह से दोनों देशों के बीच के जो संबंध है उसमें कुछ खटास आई है। तो अब जब नेपाल के हालात कुछ सामान्य हुए हैं तो भारत के साथ उनके रिश्ते भी सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के दौरे के बाद इसकी उम्मीदें जागने लगी है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने तो उनके नजदीकियां चीन से बढ़ने लगी थी। चीन से बढ़ती नजदीकियों की वजह से नेपाल और भारत के रिश्तों पर खराब असर भी पड़ा। सीमा विवाद से लेकर भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी ने कई बार रिश्तों को तल्ख कर दिया। हालांकि केपी शर्मा ओली के हटने के बाद जब से शेर बहादुर देउबा के हाथ में नेपाल की कमान आई है, तब से रोटी बेटी का संबंध निभाने वाले भारत और नेपाल के रिश्ते पहले जैसे होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के पीएम मोदी के अनुसार मुलाकात करने के बाद जब नेपाली पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी आए तो उनका स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। देउबा का ये दौरा भारत और नेपाल के संबंधों को कितना मजबूत करेगा, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो दूर किस तरीके से खटास होगी, कब भारत और नेपाल के संबंध सुधरेंगे, इसी पर बातचीत होगी। तो आपको बता दें कि शेर बहादुर देउबा काशी में विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचे। काशी में नेपाल राजघराने में स्थापित है पशुपतिनाथ, और काशी का पशुपतिनाथ मंदिर अब बाबा विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का हिस्सा भी है। ओली के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं देउबा, ये भी देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ में है और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही है कि भारत और नेपाल के जो संबंध रहे हैं हमेशा से देखने को मिले हैं, लेकिन जब केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री थे तब कहीं ना कहीं भारत से रिश्ते जो हैं वो तल्ख हुए थे। तो ओली के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं देउबा, ऐसा समझा जाए? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क साधने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। सौरभ दुबे जी हमारे साथ में। सौरभ दुबे जी, सवाल मेरा आपसे यही है, केपी ओली के नुकसान की क्या भरपाई करते हुए नजर आ रहे हैं देउबा? देखिए, मैं इसे नुकसान की भरपाई नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओली के कारण भारत और नेपाल के संबंधों को कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक हैं, और ऐतिहासिक ही नहीं, इन संबंधों को मैं आत्मिक संबंध कहूंगा। जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना हम करते हैं और नेपाली लोग भी उन्हीं देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, और यही कारण है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। अब हम तात्कालिक परिस्थितियों की बात करें, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति में उलटफेर हुआ है वो उलटफेर भी काफी अहम है, और हम जान सकते हैं या हमें मालूम है कि ये दौरा है। इस दौरे से पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किस तरह का बदलाव हुआ, लेकिन हमारा नेपाल से जो संबंध है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय बदलाव के कारण नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव के कारण नहीं, वो एक आत्मिक संबंध है और बरसों से रहे हैं। नेपाली लोगों के साथ में पर्यटन को लेकर हमारे जो संबंध है, हमारे लोग वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, तो ये एक अहम विषय है। पर्यटन से रोजगार नेपाल में काफी बढ़ा हुआ है भारत के कारण। दूसरी बात ये कि नेपाली लोग जब यहाँ आते हैं तो उनसे व्यापार करने में या उनसे खरीदारी करने में एक आम भारतीय वो निसंकोच रहता है और बहुत ही खुला हुआ महसूस करता है या स्वच्छंद महसूस करता है। उसे अच्छा लगता है जब नेपाल के नागरिक भारत आते हैं और व्यापार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं जो कि इंतजार करते हैं कि नेपाल के व्यवसायी कब भारत आएंगे और तब वो उनसे खरीदारी करेंगे। तो एक व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो बहुत गहरे संबंध रहे हैं, वो भी आज के नहीं संबंध, ये बहुत पुराने संबंध है। पर्यटन के लिहाज से भी बहुत पुराने संबंध हैं। हम तत्काल में यूपीआई को लेकर जो फैसला हुआ कि यूपीआई अब नेपाल में भी काम करेगा, तो ये एक आर्थिक संबंधों की बात रही, तो वो आर्थिक संबंध भी मजबूत होते रहे हैं। अब अपराधियों को पकड़ने की बात है, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए नेपाल ने हमारा हमेशा सहयोग किया है,
प्रत्यर्पण के मामले में जब भी कभी कोई भारतीय क्षेत्र से अपराधी नेपाल के क्षेत्र में गया है तो वहां की पुलिस हमें हर संभव सहयोग करती है, या नेपाल से कभी कोई वहां का अपराधी इधर आ जाता है तो यहाँ की पुलिस भी वहां सहयोग करती है। तस्करी पर लगाम लगी है और दोनों देशों की पुलिस तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भी तत्पर है। अब ऐसे में जब बरसों से इस हर मोर्चे पर सहयोग की भावना चली आ रही हो तो कोई एक समय विशेष के लिए एक व्यक्ति विशेष के आ जाने पर बरसों पुराने संबंध प्रभावित नहीं हुआ करते। हम देख चुके हैं रूस से भी हमारे कितने पुराने संबंध हैं, और रूस ने जब ऐसे संकट काल की परिस्थितियां निर्मित हुई तो हमारा कितना साथ दिया और हमने रूस का कितना साथ दिया। तो ये जो आत्मिक संबंध होते हैं ये स्वार्थ पर आधारित नहीं होते, और नेपाल ये जान चुका है कि एमसीसी वाले मामले में अमेरिका ने किस तरह से जिसको मैं कहूंगा कि एक हुड़की दी, क्षेत्रीय भाषा में कहूंगा, नेपाल को। तो अब अमेरिका समझ चुका है कि नेपाल समझ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में अब उसका साथ कौन देने वाला है। मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी देश का नाम नहीं लूंगा अंशुल। बिल्कुल। अमरदीप सर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। अमरदीप सर, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि जिस तरीके से भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से सुलझे हुए रहे हैं, छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता हमेशा से भारत और नेपाल के बीच में रहा है। ऐतिहासिक अगर हम बात करें, हमारे धार्मिक भावनाओं की अगर बात करें तो सिमिलर ही रही है दोनों के बीच में। लेकिन केपी ओली शर्मा जब प्रधानमंत्री बने, चीन से उनकी नजदीकियां बढ़ी तो फिर यहाँ पर खटास आनी शुरू हो गई थी। अब देवबा वापस प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या चीजें वापस वैसी हो पाएंगी? That was a temporary phase and उसका जो कारण था वो नेपाल का चीन के साथ ज्यादा जुड़ाव होने का, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका जुड़ाव होने के कारण से वो डिस्प्यूट शुरू हुए थे। अदरवाइज देखिए, यदि हम समस्त भारत को देखें तो नेपाल को भी आप कह सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ द सेम कल्चरल आइडेंटिटी जो भारत की है। जैसे भारत एक जमाने में छोटे छोटे राज्यों का एक समूह हुआ करता था। भारत में आजादी के समय भी 300 प्लस रियासतें होती थी और उससे पहले तो यू कैन से कि बहुत सारी होती थी। इसी तरह नेपाल भी एक यू कैन से जो यू कैन से ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिटी है उसी का एक हिस्सा है। वो कुछ राजनीतिक और यू कैन से ब्रिटेन के टाइम में कुछ इस तरह के कारण रहे कि वो बाद में फिर भारत का हिस्सा नहीं बन सका। 1816 में सगौली की संधि हुई जिसमें ये जो डिस्प्यूटेड एरिया था इसका डिमार्केशन वगैरह किया गया था कि जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी वो काली नदी के उधर उधर जो है वो नेपाल होगा, उसके इधर में भारत होगा। और भारत का तो बेटी का रिश्ता रहा है नेपाल के साथ। नेपाल के जो गुरखाज हैं वो भारतीय सेना की आन बान शान है। 32 से 34 हजार गुरखा सोल्जर्स जो है वो इंडियन आर्मी में जो एक्टिव सर्विस में है, उसके अलावा जो पेंशन ले रहे हैं भारत सरकार से, वो बहुत बड़ा एक तबका है जो नेपाल में भारत से जो पेंशन उनको ली जाती है। भारत का वहाँ पे एक इंडियन मिशन स्थापित है जहाँ से वो सारा कुछ आता है। तो भारत और नेपाल को सेपरेट करने का या सेपरेट होने का सोचा भी नहीं सकता। वी आर द सेम आइडेंटिटी। ठीक है, आज वो पॉलिटिकली एक इंडिपेंडेंट नेशन है और भारत एक अलग देश है, लेकिन वी आर वन द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। वो राजनीतिक तौर पर जिस तरह उनके संबंध उस टाइम पे चाइना से क्लोज हुए ओली साहब के, और उन्होंने एक जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो फिलॉसफी है वो दे डोंट बिलीव इन कंट्री, दे बिलीव इन द सेम आइडियोलॉजी। तो वो आइडियोलॉजी के हिस्से में के कारण से उस तरह का डिस्प्यूट चाइना की शह पर भारत के साथ किया गया। अदरवाइज भारत और नेपाल के जो संबंध है वो हमेशा से अच्छे रहे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। ये गवर्नमेंट गलती बल्ती छोटे मोटे डिस्प्यूट हो जाते हैं, छोटी मोटी। ये तो जिस तरह 75 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना उस वक्त भी जो है नेपाल के साथ थोड़ा सा, क्योंकि नेपाल को लगा कि अच्छा आज सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा बन गया, अभिन्न अंग बन गया, कल को ऐसा ना हो कि भारत हमको भी ग्रैब कर ले। लेकिन हमारी इस तरह की इंटेंशन कुछ नहीं थी और न ही उस तरह का कोई रीजन था। तो इस तरह के जो समय जो काल के हिसाब से कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं वो अलग बात है। अदरवाइज कल्चरली और हर तरह से सांस्कृतिक रूप से
हम धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ, मतलब ऐसे हर भारतीय की इच्छा होती है कि वो पशुपतिनाथ के दर्शन करे, और हर नेपाली की इच्छा होती है कि वो विश्वनाथ बाबा के दर्शन करे या गंगा में उसकी अस्थियां बहाई जाए। और बिलीव मी कि हमारे उत्तराखंड का कुमाऊं वाला रीजन जो है, वंस अपॉन अ टाइम ये नेपाली शासकों के अंडर तक में रहा है ये एरिया। तो कहने का तात्पर्य कि ये सब अदलता बदलता रहा था, क्योंकि जिस तरह रियासतें राजे महाराजाओं का जमाना जब होता था तो इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। यदि आप भारत महाद्वीप की बात करें तो ये भारत महाद्वीप का हिस्सा है, और हम कल्चरली, सोशली, हर तरह से हम एक हैं। तो भारत और नेपाल के अलग होने का या इसमें इस तरह के खटास होने का कोई कारण नहीं हो सकता है। ये सिर्फ चाइना की वजह से हुआ था, तो आगे मुझे नहीं लगता कि इस तरह का माहौल आगे भी रहेगा। ये सब संबंध सुधरे रहेंगे, और जिस तरह हम कोई बॉर्डर का हमारे कोई इश्यू नहीं है, हम कहीं से ओपन बॉर्डर है, कहीं से भी जाके व्यापार कर सकते हैं, उधर के शादी विवाह के संबंध है बॉर्डर के इस पार उस पार, और बहुत आराम से आना जाना, और वो सब आगे भी रहेगा, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अमरदीप जी, लेकिन ये तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि इशू नहीं है, हमेशा से अच्छे संबंध नेपाल से हमारे रहे हैं, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और काफ़ी अच्छे संबंध यहाँ पर हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरीके से चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका को अपने अंडर में करने के बाद में यहाँ पर घुसपैठ कर रहा हो, चाहे वो हमारी LAC LOC के थ्रू घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, नेपाल को भी कहीं ना कहीं मोहरा बनाया गया, तो ये जो संबंध में इतने सालों बाद जो खटास देखी गई, तो चीन की बढ़ती नजदीकियों के कारण रिश्तों पर असर पड़ा है, इसे ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, चाइना की जो फिलॉसफी है वो कुछ ना कुछ इस तरह का एक्टिविटी की जाए जिससे कि इस क्षेत्र में उसके अलावा कोई दूसरे का वर्चस्व ना हो जाए, कोई दूसरा प्रोग्रेस ना कर ले। उसको हमेशा से एक खतरा रहता है कि भारत एक इतना बड़ा देश है और इतना रिसोर्सफुल देश है, यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, और जिस तरह भारत अब प्रोग्रेस कर रहा है उसे लगता है कि ये इस क्षेत्र का जो है एक नेता बन जाएगा और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएगा। वो कभी नहीं चाहता, तो इसलिए वो भारत के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट पैदा करना चाहता है। कभी तो खुद आके, कभी भूटान में करेगा। उसे पता है कि भूटान जो है भारत के साथ, भूटान के कैसे संबंध है, ऐसे ही नेपाल के साथ। तो उनको इंस्टिगेट, जैसे दो भाइयों को लड़ाने के लिए जो इंस्टिगेशन किया जाता है कि अच्छा आप ऐसा कीजिए, मैं आपको ये सुविधा दे दूंगा, इस तरह की कार्रवाई जो है चीन करता रहता है, जो मुझे नहीं लगता कि नेपाल और भूटान, इनफैक्ट मैं भूटान को भी इंक्लूड करूंगा कि भूटान और नेपाल, हम दोनों के जो संबंध है दोनों देशों के साथ हमारे, वो इतने अच्छे हैं कि उनमें कोई ज्यादा इस तरह का इशू आने वाला नहीं है। चाइना कितना भी प्रयास करे। श्रीलंका का इशू दूसरा है। श्रीलंका को तो उसने पूरे उस तरह से कैद कर लिया है एक तरह से लोन के, और आज की जो आर्थिक स्थिति श्रीलंका की आप देखें तो इतना बुरा हाल हो गया है कि वहां पे दाने दाने को दूध के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बनती है टू लुक इनटू इट, और कुछ ना कुछ उन्हें हमें मदद करना चाहिए, और उनका हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसे बड़ा पड़ोसी देश होने के कारण। और श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, आज के नहीं, रामचंद्र जी के समय से हमारे संबंध है। एक जमाने में रामचंद्र जी वहां पर विजय प्राप्त करके विभीषण को वहां का राजा बना के आए थे। तो कहने का तात्पर्य कि हमें श्रीलंका का भी ख्याल करना चाहिए, और इस तरह जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनका ध्यान पहले से भी भारत रखता रहा है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सबके साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, कोई ऐसा इश्यू नहीं रहा है, तो आगे भी अच्छे रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल। सौरभ जी, अगर जिस तरीके से बात करें KP ओली के कार्यकाल की, जहां पर KP ओली के बिगड़े बोल सामने आए थे, भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ गए थे, जिसमें उन्होंने भगवान राम के जन्मस्थान और सीमा विवाद को लेकर दूरियां एक तरीके से बढ़ा दी गई थी। हालांकि थोड़ा राजनीतिक पक्ष जरूर हो गया था, वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बोल रहे थे या चीन के बहकावे में आके बोल रहे थे, लेकिन इससे फर्क तो पड़ा था। देखिए, KP ओली की राय को मैं नेपाली की राय नहीं बोलूंगा। KP ओली की राय वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। नेपाली नागरिकों की राय निश्चित रूप से मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह से, और भारतीय आवाम भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि नेपाली नागरिकों की राय ऐसी नहीं है। KP ओली अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। नेपाल के विकास में, नेपाल में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आज नहीं, काफी पहले से दिया है। अब अगर आप ये कहें कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने ऐसा किया, तो नेपाल आज
परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले वांग यी चीन से भारत आए और उनका रुख क्या रहा? उनका रुख भी भारत के प्रति वही है जो कि एक नॉर्मली होना चाहिए किसी पड़ोसी का, और वो भी भारत के साथ में शत्रुता नहीं चाहते हैं। चीन भी ऐसा स्पष्ट कर चुका है। लेकिन मैं चीन की राय पर भरोसा नहीं करूंगा और ना ही कोई भारतीय चीन की राय पर भरोसा कर सकता है। इतना जरूर है कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो हम चाहेंगे कि चीन के साथ में हमेशा संबंध अगर मधुर नहीं रह सकते तो कटु भी ना रहे। ये एक अहम बात है। और चीन की के साथ भारत के क्या संबंध है, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भारत से नेपाल के जो संबंध है, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध बेहद पुराने हैं। और चूंकि एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे बड़े देश हैं आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो कि इस बात से बहुत इत्तेफाक रखते हैं कि किस देश के संबंध किस देश के साथ में कैसे हैं। तो भारत के साथ संबंध नेपाल के साथ में कैसे हैं, मधुर है, तो कुछ देशों बड़े देशों को फर्क पड़ जाता है, और अगर मधुर नहीं है, कटु है, तो कुछ खुश भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ना ही भारत ऐसा चाहता है, भारत की आवाम ऐसा चाहती है, और भारत की आवाम का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, भले ही सत्ता किसी की भी हो, वो यही चाहते हैं कि नेपाल के साथ में संबंध हमेशा मधुर बने रहें। और नेपाल में अगर कभी कभार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि भारत से संबंध कटु करने के लिए कोई कोशिश करता है, तो मुझे लगता है वहां की जनता को ये नागवार गुजरेगा और वहां की जनता इस पक्ष को नकार देगी। और भारत के साथ में वहां की आवाम भी जो है बहुत मधुर संबंध चाहती है। हमारे वर्षों पुराने संबंध हैं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए कि भारत हमेशा नेपाल के साथ रहा है, और नेपाल भी भारत को अपना बड़ा भाई मानता रहा है। बिल्कुल। लेकिन सौरभ जी, जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं, बोल भी बिगड़े और संबंधों में कहीं ना कहीं खटास भी देखेगी, लेकिन भारत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए धैर्य रखा और इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो क्या एक ये भी कारण है कि आज भी जो रिश्ते हैं वो सुधरे हुए हैं और आगे भी सुधरने की और हमेशा रहने की गुंजाइश है, जिस तरीके से सहनशीलता भारत की देखी गई? जी बिल्कुल, हमेशा सुधरे रहने की ही गुंजाइश है, और मुझे नहीं लगता कि नेपाल से रिश्ते कभी खराब होंगे। नेपाल के साथ में हमारे रिश्ते हमेशा से मदद रहे हैं। रेल लाइन के लिए भी भारत जो है भरपूर मदद कर रहा है नेपाल में, कि नेपाल में के आंतरिक इलाकों में जो रेल लाइन है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके प्रोजेक्ट को, और रोजगार की दिशा में भी प्रयास कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले यूपीआई की दिशा में भी प्रयास किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिस भारत मदद कर सकता है जहां नेपाल की और भारत मदद ना कर रहा हो। भारत हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तत्पर है। भारत सरकार नेपाल के प्रति एक संवेदनशील रवैया रखती है, इसीलिए यही कारण है मात्र कि नेपाली लोग भारत में आते हैं और हर तरह के रोजगार करते हैं, और उन्हें कहीं कोई रोकने टोकने वाला, परेशान करने वाला कोई नहीं होता। भारत में नेपाल के लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि वो अपने घर में ही हो। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। रिश्ते जो है वो सुधरे ही रहने चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत पुराना संबंध जो है वो नेपाल से रहा है। अमरदीप सर, इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं और क्या आगे हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया था कि करीब 32 से 34 हजार जो नेपाली गोरखा जो है वो हमारी गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा है, और उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान की है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संबंध कैसे हो सकते हैं। उसी तरह करीब 10 लाख के आसपास नेपालीज जो है वो इंडिया में अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही इंडियंस जो है वो नेपाल में बिजनेस कर रहे हैं। केपी ओली की एक व्यक्ति की जो, या यू कैन से कि कभी कोई गलत आदमी किसी राष्ट्र के मुख्य राष्ट्राध्यक्ष के पद पर पहुंच जाए और वो एक अपने एक जो बिल्कुल क्लोज रिश्ते वाले देश के साथ, भारत जैसे देश के साथ, उसके दुश्मन देश के इशारों पर वो इस तरह की यदि डिस्प्यूट करे या कुछ इस तरह के मुद्दे उठाए तो उनका कोई औचित्य नहीं होता। उसका एग्जाम्पल हमारी सरकार ने भी दिया, उसका एग्जाम्पल या उसका जो कॉग्निसेंस जो है नेपाल की जनता ने भी ऐसा लिया कि वो आज प्रधानमंत्री नहीं है। भारत ने भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं किया बहुत ज्यादा कि वो क्या कह रहे हैं उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया।
एंड ये एक बहुत ही मेच्योरिटी का डिसीजन था कि हमें उस पर रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सबको मालूम है कि केपी ओली जो है किसके इशारे पे क्या काम कर रहे हैं। तो भारत और नेपाल के संबंधों में ना तो चाइना कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि यदि उनके इशारे पे कोई गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा या यू कैन से उनका प्रधानमंत्री भी कुछ इस तरह करेगा तो वहां की जनता जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इट इज वन एंड द सेम थिंग। नेपाली भारत में आना चाहते हैं, भारत के जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उन पे विजिट वो करते हैं उसी खुशी के साथ जिस तरह वो पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं उसी तरह भारतीय। तो वी कैन नॉट बी सेपरेटेड। हमारी उस कल्चर को, जो बंधुत्व है उसको ये सिस्टम या इस तरह के जो ये कहते जो छोटी सोच के लोग हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, आगे भी रहेंगे और आज भी हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दिया। आपने हमारे साथ समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे दूर होगी खटास। तो जी हाँ, बिल्कुल खटास दूर होगी। भारत और नेपाल के संबंधों में सुधार आएगा। ओली के नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं देवबा कर रहे हैं और फिर से छोटे भाई की तरह ही नेपाल अब हमें देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि भारत के दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री थे और कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों को सुधारने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि इस पूरी चर्चा में ये निकलकर सामने आया है कि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो कभी बिगड़े ही नहीं थे। ठीक है, किसी के कहने पर केपी शर्मा ओली ने इस तरीके के बयान यहाँ पर दे दिए हैं, शेर बहादुर देवबा ने जिस तरीके से काशी विश्वनाथ दर्शन करे हैं और काफी समय से हमारे जो संबंध रहे हैं वो आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।